आज का हमारा टॉपिक है जो ग्रेट अंडमान में जो ग्रेट निकोबार जो प्रोजेक्ट है, उससे संबंधित जो अभी हाल ही में जो विवाद हो रहा है या जो प्रोजेक्ट है। ठीक है, और उसमें जो है सरकार के विरोध में जो प्रदर्शन हो रहे हैं या जो प्रोजेक्ट उसका अपोज क्यों किया जा रहा है, इन चीज़ों को समझेंगे और सरकार का क्या पक्ष है उसको समझेंगे। और यहाँ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है किसी विचारधारा से कोई इसका लेना देना नहीं। वास्तविकता में जो अनुमानी जो पीवीटीज हैं उनके हित यहाँ पर क्या है, उनके अधिकारों के साथ क्या न्याय हुआ है कि नहीं हुआ है, पर्यावरण अपराध जो एक टर्म आई है वो क्या है, और राष्ट्रीय हित इसमें क्या जुड़े हुए हैं जो सरकार ने इसमें पक्ष रखा है। इन चीज़ों को हम समझने का इसमें प्रयास करेंगे एक एक से। और मेरा ये आग्रह है कि इसको जब पूरा सुने आप और अंत तक जब इस चीज़ को सुनेंगे तो आपको आप अपने विवेक के आधार पर, अपना जो कहते हैं ना आत्मा के आधार पर जो है निर्णय कर पाएंगे कि वास्तव में जो किया जा रहा है वो क्या उसका अल्टरनेटिव हो सकता था, या उस प्रक्रिया में क्या जो है अन्यायपूर्ण है और क्या न्यायपूर्ण है। क्योंकि ये राष्ट्र हित की बात है तो ये जरूरी है, लेकिन प्रक्रिया क्या हो, क्या प्रक्रिया का सही तरीके से पालन किया जा रहा है, और नहीं किया जा रहा तो क्या होना चाहिए, इन चीज़ों को हम यहाँ पर समझेंगे। चर्चा क्यों हो रही है यहाँ पर, तो चर्चा इसलिए हो रही थी कि एक तो लंबे समय से जो एलओपी राहुल गांधी हैं उनको अंडमान निकोबार जाने की अनुमति नहीं मिली थी। जब अनुमति मिली तो मिलने के पश्चात जो उन्होंने क्या किया, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का जो परिदृश्य था उसको जनता को दिखाकर इसका मानवीय और पर्यावरणीय जो आधार हैं उनके आधार पर इसका विरोध दर्ज करवाया उन्होंने, है ना। और इसको हम आगे समझते हैं कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के ये प्रमुख बिंदु इसमें क्या हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला जो पक्ष रखा जा रहा है कि चीन की जो रणनीतिक चालबाजी है और इंडो पैसिफिक नीति जो है, ठीक है, उसका जो है जवाब देना था। यहाँ पर मेन तौर पर देखो स्ट्रेटजी जो है चीन की हमारे प्रति, उसका जवाब यहाँ पर शामिल है। मसलन जो उसकी स्प्रिंग ऑफ जो पॉलिसी है, ठीक है, तो स्प्रिंग पॉलिसी जिसमें उसने जो मोतियों की माला की तरह भारत को घेरने की जो कोशिश करी है, इसमें हम तीन चीज़ को लेते हैं कि एक हम यहाँ पर पाकिस्तान ग्वादर पोर्ट लेते हैं, हम्बनटोटा श्रीलंका का लेते हैं, और इसके अतिरिक्त जो है हम देखते हैं कि हमारे ऊपर कोको द्वीप है जो म्यांमार से जो है एक्यूपाई किया है, जो लीज पे लिया है किसने, चीन ने लिया है। तो इस तरीके से भारत को घेरने की कोशिश की, भारत पे दबाव डालने की कोशिश की है। ठीक है, तो एक तो इसका जो है समाधान ढूंढना था, तो इसलिए ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट चल रहा है। दूसरा क्या है, मलक्का जल डमरूबंद। अब ये मलक्का जल डमरूबंद का द्वंद्व जो है चीन की तरफ से, और कैसे द्वंद्व है हम इसको समझेंगे। ठीक है, ग्रेट निकोबार से जो हम देखते हैं इसकी जो दूरी है 74 किलोमीटर या 40 नॉटिकल मील जो है वो है, और सुमात्रा से जो है 160 किलोमीटर की दूरी पे है। इंडोनेशिया का जो सुमात्रा द्वीप है वहाँ से 160 किलोमीटर की दूरी पे है। हम बात करते हैं वैश्विक व्यापार की, तो ये जो जल डमरूमध्य है यानी जो मलक्का स्टेट है, यहाँ से जो है वैश्विक व्यापार का 25 से 30% जो है व्यापार होता है। इसके अतिरिक्त जो है यहाँ से वार्षिक तौर पे अगर देखें तो जहाज़ों की जो आवाजाही है, ठीक है, वो कितनी है, 90,000 है। और चीन का जो टोटल तेल आयात होता है यानी चीन की जो तेल आपूर्ति जो होती है वो उसका 80% जो है इस मलक्का स्टेट से गुजरता है, जो पश्चिम एशिया है, ठीक है, या जिसको हम सेंट्रल एशिया कहते हैं, वहाँ से। और प्लस जो अफ्रीकी देश हैं वहाँ से वो अपना आयात करता है और वो यहाँ मलक्का से गुजरता है। तो एक तो भारत की यह है कि हम भाई यहाँ से गुजरने वाले जो शिप हैं उन पर नज़र रख सकें, चीन की जो गतिविधियाँ उन पर नज़र रख सकें, और कल को अगर कोई समस्या हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर पर अगर करता है तो चीन को जो जिस तरीके से हमने क्या किया है, देखा है कि ये जो ईरान है उसने अमेरिका के साथ में जो नीति अपनाई है, ठीक है, उसी तरीके को नीति अपनाने का जो है मलक्का स्टेट के माध्यम से हम करने का प्रयास कर रहे हैं। या जो है भविष्य में अगर कोई कंडीशन खड़ी होती है तो हम भी जो चीन की जो सप्लाई है उसको रोक सकें और युद्ध में जो है कहीं ना कहीं लेवरेज जो है वो हासिल कर सकें, एक उद्देश्य ही है। ठीक है, और इसमें क्या है, भविष्य के लिए सैन्य, क्योंकि फारस की खाड़ी में ये करके दिखाया गया है अभी, ठीक है, जो ईरान है उसने ये करके दिखाया है। भविष्य के लिए सैन्य अवसंरचना विकास, हमारी पहले से जो है अंडमान में ट्राई सर्विसेज क्या होती है, ट्राई सर्विसेज होती है जहाँ पर जो वायुसेना है, जो नौसेना है और जो तो हमारी थल सेना है, इनकी कंबाइंड जो है एक कमांड जो है यहाँ पर स्थापित की गई है। तो उसको जो है और अधिक जो है विस्तारित करने के लिए, उसको और अधिक जो है सक्षम बनाने के लिए भी ये महत्वपूर्ण है ना। हम आगे चर्चा करेंगे किस प्रकार से ये जो है उनको मजबूती प्रदान करेगा। हम देखते हैं इसमें मेनली जो है चार कार या चार जो है अवसंरचनाओं का विकास इसमें किया गया है। ठीक है, ये टोटल जो प्रोजेक्ट है वो कितने वर्ग किलोमीटर एरिया में विकसित किया जा रहा था, तो 166
0.10 वर्ग किलोमीटर एरिया में जो है विकास इसका किया जा रहा है। अब हम यहाँ पर ये चीज़ देखेंगे इसमें क्या क्या मेनली विकसित किया जाए, तो एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का विकास किया जा रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी हमारा जो 80% प्लस जो है हमारा जो हमारे जो पोर्ट पे जो बंदरगाह जो हम सामान आयात करते हैं या निर्यात करते हैं, उसके जो कंटेनर होते हैं वो हम या तो किसका उपयोग करते हैं, श्रीलंका के पोर्ट का उपयोग करते हैं या जो मलेशिया उसके पोर्ट का उपयोग करते हैं। हमारे पास स्वयं का जो है अभी तक जो है एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट नहीं है अच्छे से। ठीक है, अभी हमने 1 साल पहले ही एक पोर्ट विकसित किया, ये दूसरा है। जो पहला था वो विजिंजम पोर्ट है जो केरल में विकसित किया था 1 साल पहले, है ना। तो एक तो ये विकसित करना है। ठीक है, ये टोटल जो है 7.66 वर्ग किलोमीटर एरिया में जो है विकसित किया जा रहा है। दूसरा है इसके अंतर्गत एकीकृत टाउनशिप टाउनशिप विकास किया जा रहा है। ठीक है, ये जो है 149.6 वर्ग किलोमीटर एरिया में विकसित किया जा रहा है। अब एकीकृत टाउनशिप विकास में क्या किया जाएगा कि यहाँ पर जो प्रोजेक्ट में कार्य करने वाले जो लोग हैं, इसके अतिरिक्त जब भविष्य में जो ये सब परियोजना जो संचालित रहेगी इसकी क्रियान्वयन, तो यहाँ पर जो लोग रहेंगे, ठीक है, उनके लिए सारी व्यवस्थाएं जो है यहाँ पर प्रोवाइड करवाना, तो उसके लिए टाउनशिप का विकास किया जा रहा है। तीसरा क्या है, एक सिविल और सैन्य उपयोग के लिए एयरपोर्ट का विकास किया जा रहा है, जो है 8.45 वर्ग किलोमीटर एरिया में विकसित किया जा रहा है ना। इसका दोनों होगा, एक तो जो हमारे सामान्य यूज है उसके लिए उपयोग कर सकें, और जब आपातकालीन परिस्थितियां हैं तो उस समय हम उसको सैन्य उपयोग के लिए भी यूज कर सकें। तो ये दोनों पर्पज से इसको बनाया जा रहा है। तीसरा क्या किया जा रहा है कि भाई यहाँ पर जो है ये सब चीज़ तो हम विकसित कर लेंगे, अब इन सबको संचालित करने के लिए क्या चाहिए हमको, हमको एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी जो है वो भी कैसा, क्योंकि हमने एसडीजी लक्ष्य रखा है, ठीक है, कि 2030 तक तो हमको ये करना ही करना है। तो हमने जो है यहाँ पर 450 मेगावाट जो एम्पियर की जो है ऊर्जा स्वयं से विकास करने का लक्ष्य रखा, जो गैस और सोलर आधारित होगी। तो यहाँ पर गैस और सोलर पावर प्लांट का विकास किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो है एक और, जो इस 4 के अतिरिक्त एक चीज़ की जा रही है, एडवांस सर्विलेंस नेटवर्क बनाया जा रहा है, जो हमारे समुद्री एरिया में, यानी जो हमारा एरिया है जो भारत के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहाँ से अगर कोई पनडुब्बी गुजरती है या कोई सर्वेक्षण करने का प्रयास करता है, वहाँ से जो जहाज गुजरते हैं, तो उन पर नज़र रखी जा सके, इसके लिए हम एडवांस सर्विलेंस नेटवर्क जो है विकसित कर रहे हैं इसके अंतर्गत। अब हम यहाँ पर समझते हैं कि पर्यावरणीय चिंता क्या है। तो पर्यावरणीय चिंता जो है, एक तो क्या है, यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है। हम जानते हैं कि यहाँ पर जो हमारा ये तो 1972 का जो एक्ट है उसके अंतर्गत जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी गई है। यहाँ पर जो है मानव हस्तक्षेप जो है नहीं हो सकता है, मानव गतिविधियाँ यहाँ पर जो है प्रतिबंधित है। दूसरा आवरण है, तो आवरण में जो है कि कुछ प्रतिबंधों के साथ में गतिविधियों को मंजूरी प्रदान की गई है। तीसरा क्या है, तो यहाँ पर देखते हैं हम 2 नेशनल पार्क हैं इसमें, एक कैंपबेल नेशनल वे नेशनल पार्क है, दूसरा गलाथिया नेशनल पार्क है। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं कि जो है एक तो ये हो गया। फिर कैंपाधिनियम, कैंपाधिनियम क्या कहता है, तो कैंपाधिनियम का ये कहना कि निर्वहन करने पर भरपाई करनी पड़ती है। मतलब ये कि अगर कोई परियोजना आप विकसित कर रहे हैं या जो पहले से स्थापित जो वन है अगर उसकी जमीन का उपयोग करते हैं, तो आपको उतनी मात्रा में या उससे अधिक आपको क्या करना पड़ता है, वनों को लगाना पड़ता है। तो सरकार का क्या, सरकार ने अपना पक्ष रखा कि हाँ हम इसमें वनीकरण कर रहे हैं। अब वो कर रहे हैं हम कहाँ पर, हरियाणा में कर रहे हैं। ठीक है, हरियाणा में जो है हम कितना ये शायद 76 वर्ग किलोमीटर एरिया है। ठीक है, ये इतने वर्ग किलोमीटर एरिया पर जो है हम क्या कर रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं। ठीक है, अब पेड़ लगा रहे हैं, ये तो कह दिया सरकार ने। अब विरोध यहीं पर है कि पेड़ जो है आप कहाँ लगा रहे हैं, हरियाणा में जाके लगा रहे हैं, और निर्वनीकरण कहाँ पे हो रहा है, अंडमान में हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या पर्यावरणीय तरीके से न्यायपूर्ण है, एक तो ये है। दूसरा सरकार का कहना है कि देखिए जो परियोजना के लिए जमीन हम एक्वायर कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट हम लगा रहे हैं, उसका जो हम जमीन उपयोग कर रहे हैं, हम उसमें सारे पेड़ नहीं काट रहे हैं, हम उसमें से 66% ग्रीन जोन को रखे हुए हैं, है ना। एक तो सरकार का ये पक्ष है। ये प्रोजेक्ट जो है 3 चरणों में विकसित किया जा रहा है, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। फेज़ 1 जो है, और ये कब तक विकसित होगा, तो ये 2047 तक विकसित होगा। फेज़ 1 में जो है 2025 से लेके 2035 के बीच में विकसित होगा, और इसके अंतर्गत 72.12 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है, वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसको विकसित करना फेज़ 1 में। दूसरा फेज़ जो विकसित होगा वो होगा 2036 से लेकर 2041 के मध्य में, और ये इसके अंतर्गत विकसित किया जाएगा 45.2 वर्ग किलोमीटर एरिया को। तीसरा फेज़ जो आएगा वो आएगा कौन सा, 2042 से लेकर 2047 तक। ठीक है, इसके अंतर्गत 48.7 वर्ग किलोमीटर एरिया को जो है विकसित किया जाएगा।
लागत क्या आएगी, तो एक सामान्य लागत है कि 81,000 करोड़ से लेकर 92,000 करोड़ तक का जो है इस पर खर्च जो है गवर्नमेंट करने वाली है, इसमें निवेश करने वाली है। तीसरा, यहाँ पर जो है विवाद क्यों है, तो इसमें कुछ और कंसर्न आते हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट, हमारे भारत में हम देखते हैं कि 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट आते हैं। एक अपना सांतघाटी केरल वाला, दूसरा हिमालय वाला, तीसरा अपन देखते हैं म्यांमार के साथ में हम पूर्वोत्तर वाला जो एरिया है उसको साझा करते हैं, और चौथा जो है सुंडालैंड वाला जो हम साझा करते हैं, ये वाला जो अंडमान निकोबार के साथ में। ठीक है, तो ये तो जैव विविधता हॉटस्पॉट जहाँ पर जो है क्रिटिकल जो एक प्रजातियां हैं, ठीक है, कि वहाँ पर स्थानीय प्रजातियां भी ये देखें। दूसरा जो है उनमें से बहुत सारी जो है संकटग्रस्त हो चुकी हैं। ठीक है, तो उनको बचाने का प्रयास भी होता है, और एक हाईली सिक्योर एरिया होता है। ठीक है, यहाँ पर हम देखने देते हैं कि यहाँ पर लेदर बैक सी टर्टल होता है, ये जो भाई है ना, ये यहाँ पर इसका संरक्षण केंद्र है। यहाँ पर इसका जो है प्रजनन स्थान है। ये समुद्र का सबसे बड़ा कछुआ, एक तरह कछुए की प्रजाति है, बड़ी कछुए की। ठीक है, इसका जो है प्रजनन केंद्र यहाँ पर है। और अगर जो है इसको डीनोटिफाई कर दिया इस एरिया को, तो अब जो है इसके प्रजनन पर जो है संकट पड़ेगा। तो एक तो ये कि हमने जो हाई सिक्योरिटी दे के रखी थी, है ना, जो जैव विविधता है उसके लिए खतरा बताया जा रहा है कि भाई ये प्रोजेक्ट जो है जैव विविधता की दृष्टि से सही नहीं है। दूसरा, यहाँ पर देखते हैं कि 2 अभयारण्य को डीनोटिफाई किया है। एक तो जो गलतिया नेशनल बे जो नेशनल पार्क था उसके अंतर्गत गलतिया बे जो अभयारण्य है, सेंचुरी है, वो उसको कर दिया गया है। दूसरा मेगापोड अभयारण्य है। ठीक है, तो मेगापोड अभयारण्य में हम देखते हैं कि यहाँ पे मेगापोड कर का एक यहाँ पर पक्षी भी है। ठीक है, जिसको प्रोटेक्शन मिली हुई थी इस अभयारण्य में, ये है वो पक्षी। ठीक है, अब इसका जो है इस पर भी संकट आ जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर विकास होगा। अब ये तो दूसरों की तरह माइग्रेट, जैसे लोगों को ये माइग्रेट कर रहे हैं कि भाई हम इनको जो है यहाँ से हटा के अन्य जगह जगह दे रहे हैं, है ना। तो लेकिन अब पक्षी कैसे जाएगा, पक्षी तो ये जानता नहीं। ठीक है, अब जनजाति मुद्दे क्या है, इस चीज़ को देखते हैं कि क्योंकि राहुल गांधी जो एलओपी हैं उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, और उसके बाद में ये विवाद में और सरकार को स्पष्टीकरण इस पर देना पड़ा। ठीक है, उपस्थिति जनजाति अगर हम देखें तो यहाँ पर सोमपेन और निकोबार, है ना, जो निकोबार जनजाति है, निकोबार करके ही जनजाति है, और एक सोमपेन जनजाति। सोमपेन जनजाति ये है कि जो बिल्कुल भी ह्यूमन टच में नहीं है। ठीक है, ये आज भी जो है हेड हंटर जनजाति है, जो केवल शिकार आधारित है, और इनकी जो आज भी जो ह्यूमन इंटरेक्शन बिल्कुल ना के बराबर ही है नहीं, है ना। और तो अब इसमें जो प्रश्न उठा कि भाई 166 किलोमीटर में 84 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो है वो जनजाति रिजर्व क्षेत्र से आ रहा है। मतलब जहाँ पर जनजातियाँ रहती हैं, ठीक है, जो सेंसिटिव हैं, ठीक है, वो रहती हैं, उन उसमें से 166 में 84 वर्ग किलोमीटर एरिया वहाँ से आता है। तो सरकार का पक्ष क्या है कि भाई ऐसा है कि 1972 का जो एक्ट था उसके अंतर्गत 11.03 वर्ग किलोमीटर एरिया तो पहले से ही राजस्व भूमि के रूप में उपयोग किया जा रहा था। अब 84 में से बचता है कितना, 73 वर्ग किलोमीटर एरिया। तो सरकार का कहना है कि देखिए हमने बदले में क्या किया कि जो मध्य एरिया है ना, वहाँ पर जो है इनके लिए हम अलग से जो है प्रोटेक्शन दे रहे हैं, और इनके लिए अलग से जो है हम इसको प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब प्रश्न यहीं से बनता है कि भाई आपने तो कह दिया कि हम इनको हटा के वहाँ पहुँचा देते हैं, क्या उनसे पूछा गया इस बारे में? ठीक है, क्योंकि क्वेश्चनिंग यहीं से होती है, क्योंकि जो लोग संपर्क में ही नहीं है ना, जो जिनके साथ में प्रशासन का जो संपर्क है वो ना के बराबर है, और जो मुख्य धारा में है ही नहीं, तो उनसे पूछा कैसे गया? ठीक है, अब यहाँ पे आते समस्या क्या आ रही, समस्या है कि आदिवासी जनजाति हैं। ठीक है, जनजाति हमने देख लिया कि सोमपेन जनजाति है, वहाँ पर निकोबार जनजाति है ना। सोमपेन जनजाति की जो जनसंख्या है वो कितनी, 250 के लगभग है, और जो इनका कोई संपर्क नहीं है ना। और हमने इनको 1956 के बाद से जो है ये एक एक्ट है, अंडमान एंड निकोबार प्रोटेक्शन ऑफ एबोरिजिनल ट्राइब रेगुलेशन 1956, यहाँ से हमने इनको सुरक्षा प्रोवाइड करके रखी थी, हम इनमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया। ठीक है, और समस्या कहाँ से हो रही, एक तो संवाद है नहीं, दूसरा जानकारी नहीं है। फिर ऐसा है कि सरकार ने कहा कि भाई जो है हमने इनकी परमिशन ली है, तो परमिशन कैसे ली, इसमें परमिशन उनने तो दी नहीं है। तो इसमें जो प्रशासन वहाँ पर जो राष्ट्रपति की बिहाफ पर वहाँ पर काम करता है, उस प्रशासन ने ही खुद से क्या कह दिया, सरकार को अनुमति दे दी, यानी सरकार ने स्वयं ही सरकार को अनुमति ले ली। ठीक है, अपने ही बंदों के द्वारा अनुमति लेनी, यानी कि जनजाति से कोई कंसर्न नहीं किया गया। तो जनजाति के यहाँ पर अधिकार तो है ना, राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है, नो डाउट, लेकिन प्रक्रिया होनी चाहिए। जिसका घर छीन रहा है उस घर वाले से तो पूछना आवश्यक है। ठीक है, यहाँ प्रश्न यहीं से उठता है। कुल जनसंख्या अगर देखें तो कितनी है, 8,500 जनसंख्या जो है 2011 जनगणना के अनुसार इस एरिया में रह रही है। उसमें सोमपेन 250 है, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 है।
ठीक है, जिसमें जो है जनजातियों को अधिकार देने की बात कही और कई जगह पर अधिकार दिए गए हैं। लेकिन अब वहीं पर जो पीबीटीज में आती है जनजाति, इनसे इनको ये अधिकार मिले ही नहीं। जब इन्होंने अनुमति ले ली, उसके बाद में जब जो इन्वायरमेंटल हैं, जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, यानी जो पर्यावरणविद हैं, उन्होंने इस पर क्वेश्चन राइज किया कि भाई आपने जो है क्या उनको फॉरेस्ट राइट दिए, क्या उनसे आपने जो है इस बारे में पूछा। तो सरकार को याद आया कि नहीं यार, ये तो नहीं, गलती होगी। तो उन्होंने क्या किया बाद में, अच्छा ठीक है इनके भी फॉरेस्ट राइट है, तो बाद में जो है अनुमति पहले ले ली और बाद में क्या कि हाँ इनके भी फॉरेस्ट राइट है, फॉरेस्ट राइट बनते हैं, इसका सर्टिफिकेट दे दिया। लेकिन इससे क्या हुआ, आपने फॉरेस्ट राइट तब दिए जब उनसे उनका अधिकार छीन लिया। ठीक है, तो एक तो ये प्रश्न यहाँ पर उठ रहा है। दूसरा है कि एक सांसद है तमिलनाडु से आते हैं, मणिकम टैगोर, उन्होंने भी प्रधानमंत्री को लेटर लिखा और ये पूछा कि आप ये बताएं कि आपने जो ये परमिशन ली है वो किस बिहाफ पे ली है, किन लोगों से पूछा है। क्योंकि जो जनजाति परिषद है वो मना कर रही है कि हमसे नहीं पूछा गया। दूसरा, जो वो लोग हैं जो वहाँ रह रहे हैं वो बताने में ही सक्षम नहीं है, क्योंकि वो हमारी भाषा नहीं जानते, हम उनकी भाषा नहीं जानते। ठीक है, वो हमारे साथ में संपर्क में हो, जिसमें सोम्पेन जनजाति तो बिल्कुल भी संपर्क में नहीं है। तो प्रश्न यहीं से उठा। अब यहाँ पर ये चीज़ आती है कि यार हम लोगों के लिए वास्तव में हमको यहाँ वस्तुनिष्ठ सोचने की ज़रूरत है कि देखिए राष्ट्र हित में ये चीज़ ज़रूरी है कि डेवलपमेंट होना चाहिए। लेकिन प्रश्न ये उठता क्या इसका अल्टरनेटिव नहीं हो सकता था कि जहाँ पर सोम्पेन जैसी जनजाति रह रही है, या उत्तर अंडमान में देखें तो वहाँ पर सेंट्रली जनजाति रहती है जो आज तक किसी के संपर्क में दिखी भी नहीं है, उनकी जनसंख्या भी हमको नहीं पता। तो इस एरिया में जब हम विकास कर रहे हैं और भी द्वीप जो है उसके पास में मौजूद हैं, तो क्या विकास के लिए हम कोई अन्य अल्टरनेटिव नहीं अपना सकते थे, और क्या इनसे कंसर्न करना आवश्यक नहीं था। ठीक है, तो प्रश्न ये उठते हैं। ठीक है, तो हम कई बार जो है भावनाओं में न बह के ये भी समझना जरूरी है कि हमने उनको अधिकार दे के रखा, हमने उनको प्रोटेक्शन का अधिकार लिया है। ठीक है, जब हम, और हमारा देश संविधान से गवर्न होता है, तो हम ये देखें कि वहाँ पर जो संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन भी हो। दूसरा यह है कि हम देखते हैं कि 2004 में सुनामी आई थी, कहाँ पर, सुमत्रा जो क्षेत्र था उसमें, जो इंडोनेशिया का क्षेत्र वहाँ पर आई थी, और वहाँ से जो सुनामी है उससे हमारा भारतीय क्षेत्र जो हमारा ग्रेट निकोबार वो भी प्रभावित हुआ। इसमें जो हमारा सबसे दक्षिणी बिंदु था, ठीक है, जिसको पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं, है ना, या इंदिरा पॉइंट कहते हैं, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका था। ठीक है, खत्म हो गया था, और हमने इस चीज़ से सबक लेने की ज़रूरत है। क्योंकि देखो हम देखते हैं कि उड़ीसा में जो है इससे पहले आपदा बहुत आती थी, हमने फिर मैंग्रोव को वहाँ पर संरक्षण दिया। इसी तरीके से हम देखते हैं कि जो खराई ऊँट आपने सुना होगा यहाँ पर गुजरात क्षेत्र में है, उस एरिया में जब मैंग्रोव कम हो गया तो वहाँ का जो समुद्र का पानी है अब वो कटाव कर रहा है अंदर के एरिया में। ठीक है, वहाँ पर जो है क्या हो रहा है, जो भूमि है, स्थानीय भूमि है, वो क्या हो रही है, खराब हो रही है। ठीक है, तो हमको ये भी आवश्यकता है कि हम ये समझें कि यहाँ जितने पेड़ काटे जाएंगे, जो पेड़ काटे जा रहे हैं या पेड़ काटे जाएंगे, तो उसमें ये देखने की आवश्यकता है हमको कि हम एकदम ये नहीं हो जाएं कि अपने ही हित के बारे में सोचें। क्योंकि अगर वो पेड़ वहाँ पर काटे जा रहे हैं, कल को फिर से सुनामी जैसी परिस्थितियाँ आती हैं, तो हमारा जो प्रोजेक्ट है जो हम खर्च कर रहे हैं क्या वो सुरक्षित रह पाएगा, हमको ये भी तो सोचने की आवश्यकता है। दूसरा, हम ये भी देखते हैं कि अभी वर्ल्ड के 100 देशों में 98, वर्ल्ड के जो 100 शहर हैं उसमें 98 शहर भारत के सामने जो हैं जो उच्च तापमान को, हीट वेव को जो है झेल रहे हैं। तो हमको ये देखना आवश्यकता है, क्योंकि कल को क्या होगा, अभी तो प्रोजेक्ट बना दिया हमने, जैसे हम कहते हैं चलो हम विकास करते हैं, तो विकास किस कीमत में हम कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम इसी तरीके से पेड़ काटते रहे, ठीक है, जैसा कि छत्तीसगढ़ में हुआ है ना, छत्तीसगढ़ में पेड़ काटे, प्रोटेस्ट किया, मालूम है कि अंततः जो सरकार का फैसला है उसका ही पालन होगा। लेकिन हम नागरिक होने के नाते अगर प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है, ठीक है, और अंधा विकास अगर किया जा रहा है, तो जरूरी है कि प्रश्न खड़े किए जाएं, सरकार से सवाल किए जाएं, ताकि सही प्रक्रिया का पालन हो। क्यों? क्योंकि इसलिए जरूरी है कि अगर इसी तरीके से पेड़ कटते रहे, आज जो टेम्परेचर है, तो हम फिर जो है उस टेम्परेचर से बचने के लिए एसी का उपयोग करेंगे, ठंडे और अच्छे जो है संसाधन पाना चाहेंगे, उसके लिए अधिक और बिजली की आवश्यकता पड़ेगी, और बिजली की जब आवश्यकता पड़ेगी तो हम और अधिक कोल का उपयोग करेंगे, या और अधिक जो है हम पेड़ों को, क्योंकि एनर्जी तो चाहिए, ठीक है, वाटर को बहुत ज़्यादा उपयोग करेंगे, जैसे कि अभी ये हो रहा है ना। और जब वाटर कम होते जाएगा तो फिर अन्य अन्य चीज़ें होती है उसमें, फिर और प्रदूषण, मतलब जैसे औरों का उपयोग करते हैं तो 1 लीटर जल निकालने के कई लीटर जल बर्बाद होता है ना। तो इस तरीके से हमको समझने की आवश्यकता है कि हम प्रकृति को इस तरीके से बर्बाद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें राष्ट्रहित का भी ध्यान रखना है, इसके साथ में हमको प्रकृति और मानवीय हितों का भी ध्यान रखना है। और हमने जनजातियों को जो प्रोटेक्शन दे के रखी है संविधान के तहत, तो उनके हितों को भी सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। तो मेरा तो यही विचार है कि हमको
अगर कुछ गलत हो रहा है, ठीक है, उस पर प्रश्न खड़े करना चाहिए, सरकार कोई भी हो उससे सवाल करने चाहिए। और इसके साथ ही आवश्यकता इस चीज़ की है कि हम अपने विवेक के स्तर पर सोचें। विवेक, हमारी जो आत्मा है वो 3 चीज़ों से बनी होती है। एक हमारा अनुभव होता है, हमारा ज्ञान होता है, और हमारा जो विवेक होता है। इस आधार पर जब हम निर्णय लेते हैं, उस निर्णय को जब हम वस्तुनिष्ठ आधार पर लें और आपका मन जो कहे उसको सही माने, ना कि किसी ने कह दिया उस चीज़ को सही मान के चले। धन्यवाद।